हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने साइंस के लेक्चर में क्लास 9 साइंस के लेक्चर में न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन जो था, ठीक है, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, ये हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग को क्या देखना है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। ओके, तो आप सपोज करो जैसे कि कोई टेबल टेनिस खेल रहा हो, ठीक है। जब हम टेबल टेनिस खेलते हैं तो छोटी सी बॉल होती है, ठीक। अगर वो हमको लगती है तो कोई बहुत ज़्यादा चोट नहीं महसूस होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप सपोज करो कि जो क्रिकेट की बॉल बड़ी सी, ठीक है, वो आप बैठे हैं स्टेडियम में और बहुत तेजी से आए और आपको लगे तो आपको चोट लग सकती है, ठीक। तो यहाँ पर दो एक्सपीरियंसेस हुए। एक, आपने जब टेबल टेनिस की बॉल आपको लगी तो वह चोट फील नहीं हुई, ठीक है। लेकिन अगर क्रिकेट की बॉल जिसका मास ज़्यादा था, जो बड़ी थी, वो आपको लगेगी तो आपको चोट लगेगी, ठीक है। ऐसे ही दूसरा आप एग्जाम्पल सपोज कर सकते हैं कि मान लें आप रोड पर हैं और यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। ये ट्रक है, एक क्या है, एक ट्रक है, ठीक। ये रेस्ट में है। रेस्ट में इसका मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है और आप खड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी इफेक्ट आपको फील नहीं होगा। लेकिन अगर ये ट्रक जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड इतनी कम स्पीड से भी चलने लगे, इतनी कम स्पीड से भी चलने लगे और आप यहीं खड़े रहें, तो आपको इसका भयानक इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपकी डेथ भी हो जाए। तो ऐसी भी चीजें हो सकती हैं, है ना। तो अब यहाँ पर चेंज क्या हुआ? इसका कुछ मास था, हैवी मास था, और कुछ वेलोसिटी इसमें आ गई। जब वेलोसिटी 0 थी तो कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन जब वेलोसिटी इसने गेन कर ली थोड़ी सी भी, तो आपको इसका कुछ इफेक्ट देखने को मिला, ठीक है। ऐसे ही आप सपोज करें छोटी सी ग्लास की कोई भी, ठीक है, ये गोली है, ठीक है ना, हल्की छोटी सी गोली। अब इसको हल्के वेग से ऐसे हम मारें, ठीक है, मान लो सामने यहाँ पर कोई आदमी हो, इसको हम हिट करें इससे ऐसे धीरे से, तो उसको बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। लेकिन अगर इसी को हम किसी एक उससे रॉकेट से या किसी एक गन से, ठीक है, किसी गन में फिट करके तब मारें तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, है ना, और बहुत तेजी से इसको लगेगी, तो इसको बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा चोट फील होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बॉल तो वही है ना, ये गोली तो वही है, बस हुआ क्या कि इसकी यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, वेलोसिटी बहुत तेज ज़्यादा कर दी हमने। यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी, कम थी। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी, ठीक है, जब हम मास इंक्रीज करेंगे तो हमको कुछ इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। मास इंक्रीज करेंगे तो इफेक्ट देखने में, जैसे एग्जांपल क्या था इसका, टेनिस बॉल और उसके बाद क्रिकेट की बॉल। टेनिस बॉल क्या थी, टेबल टेनिस की बॉल क्या थी, हल्की सी थी, ठीक है, तो उसका कुछ इफेक्ट था, बहुत कम था। लेकिन जब उसका मास हमने बढ़ा दिया, क्रिकेट की बॉल कर दी, उसका मास ज्यादा हो गया, बड़ी बॉल हो गई, तो कुछ इफेक्ट हमको देखने को मिला, वहां पर हमको चोट लगी, ठीक है। दूसरी चीज, वेलोसिटी के केस में यही है। जब ये रेस्ट में था ट्रक तो हमको कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला, ठीक है। लेकिन हमने वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया तो हमको इफेक्ट देखने को मिला, ठीक है, टक्कर हुई वहां पर भी हमको चोट लगी, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ इफेक्ट हमको देखने को मिल रहे हैं, कब? जब हम ऑब्जेक्ट के मास को इंक्रीज कर रहे हैं या फिर वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों को इंक्रीज करने पर कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस चीज को नोटिस किसने किया? न्यूटन ने, और उसने एक क्वांटिटी दी जिसका नाम बताया उसने मोमेंटम। क्या बताया? मोमेंटम। उसने एक नई क्वांटिटी के बारे में बताया जिसका नाम था मोमेंटम। और मोमेंटम को उसने डिफाइन कैसे किया कि मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये क्वांटिटी किसके द्वारा दी गई? सबसे पहली चीज तो ये न्यूटन के द्वारा दी गई। और उसने क्या बताया? उसने बताया कि किसी भी बॉडी का जो मास होता है और उसका जो वेलोसिटी है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक क्वांटिटी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम। अगर हम मास इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम इंक्रीज होगा, यानी कि कुछ मोमेंटम के फॉर्म में हमको इफेक्ट देखने को मिलेगा, या हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो उसका मोमेंटम बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या समझना चाहिए? एक नई क्वांटिटी के बारे में जिसका नाम है मोमेंटम, और उसका फार्मूला क्या बनेगा? P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी mv, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम। आगे जब हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे 11th में, तो वहां पे आप लोग देखोगे कि एक होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एक क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम।
वो क्या होता है, इसी एम वी में आर का और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एम वी आर। तो वो हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी के लिए हमको क्या पढ़ना है, एक नई क्वांटिटी जिसका नाम है मोमेंटम, ठीक। अब इसका यूनिट क्या होगा, जरा यूनिट देख लें। तो यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट इंटू वेलोसिटी का यूनिट। मास का यूनिट क्या होगा किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। इसको आप एसआई सिस्टम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड टू द पावर -1। तो ये है मोमेंटम का यूनिट, ठीक। हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेग। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, संवेग। अब एक और चीज हम लोगों को देखने है, हम लोगों ने फर्स्ट लॉ में क्या देखा था, हम लोगों ने फर्स्ट लॉ में ये देखा था कि जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तब तक उसकी स्टेट जो है, ऑब्जेक्ट की स्टेट नहीं चेंज हो रही, ठीक है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश कर रही है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश कर रही है। कब तक, जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। इसी को हम लोग इनर्शिया, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया बोले, कि वो उसका इंटरनल नेचर होता है कि वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करती है जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल ना लगाया जाए, ठीक है। सो इसका मतलब अगर हम एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट पर बाहर की तरफ से कोई बल लगा रहे हैं, ठीक है, तब क्या होगा, तब उसकी स्टेट चेंज होगी। स्टेट क्या होगी, चेंज होगी। और स्टेट कैसे चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी से, ठीक है। स्टेट कैसे चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी से चेंज होगी। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी को चेंज करेगा, या तो कम करेगा या तो ज्यादा करेगा, ठीक है। अगर वो रेस्ट में है, रेस्ट से मोशन में आ रही है, तो क्या करेगा, वेलोसिटी को 0 से लेकर के बढ़ा देगा कुछ वेलोसिटी तक, ठीक है, v वेलोसिटी तक। अगर वो मोशन में है और रेस्ट में करना है तो वेलोसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स या फिर हम इसको अनबैलेंस फोर्स बोले, ठीक है, बॉडी पर लगने वाला अनबैलेंस। अनबैलेंस का मतलब अगर 2-3 फोर्स लग रहे हैं तो आपस में बैलेंस ना हो, ठीक है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट ना कर दें, तो रिजल्टेंट जो है वो 0 नहीं है। अगर कुछ रिजल्टेंट फोर्स है तो उसे हम बोलेंगे वो अनबैलेंस फोर्स है। और अनबैलेंस फोर्स क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग करेगा, यानी कि v में चेंजिंग करेगा, ठीक है। v जो है वो वेरिएबल हो जाएगा। अब हम लोगों ने डिफाइन किया मोमेंटम को, p इज इक्वल टू एम इंटू वी। हम ऐसी मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, जहां पर मास को हम लोग एकदम फिक्स मान के चल रहे हैं, चेंज होता हुआ नहीं मान के चल रहे हैं। अगर एक्चुअली में देखें तो ये मास जो है वो डिपेंडेंट होता है वेलोसिटी पे। आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी, ठीक है, m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम लोग बात करते हैं, जहां पर मास जो होता है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जब वेलोसिटी सी के कंपेरेबल हो जाती है तो मास उसका डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है। ये होता है एम नॉट रेस्ट मास, ठीक है। तो फिलहाल हम जो मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं उसमें मास को हम फिक्स मान के चलेंगे, रेस्ट मास के ही बराबर मान के चलेंगे, ठीक है। तो मास जो है वो वेरी नहीं कर रहा है, ठीक। तो इस डिस्कशन को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। मास हमारा वेरी नहीं कर रहा है, मास चेंज नहीं हो रहा है, ये फिक्स है, हम फिक्स मान के चल रहे हैं। तो अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका मतलब क्या होगा, मोमेंटम भी चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज होगा। हम लोग लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, क्योंकि वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो डिफाइन करेगा चेंज ऑफ मोमेंटम को, ठीक। तो वेलोसिटी में कैसे चेंज हो रहा है, जब हम एक्सटर्नल फोर्स या फिर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम डायरेक्टली समझने की कोशिश करें कि अनबैलेंस जो फोर्स है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इसके मोमेंटम को चेंज कर रहा है, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स इसके मोमेंटम को चेंज करेगा, ठीक है। तो अगर अनबैलेंस फोर्स है तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, उसका मोमेंटम बदल जाएगा, ठीक। एक और चीज हमको समझनी है, जैसे मान लो कि एक कोई गाड़ी हो, कोई कार हो, ठीक है, ये कोई कार है जिसका इंजन थोड़ा सा फॉल्टी हो जाए, थोड़ा सा डिफेक्टिव हो जाए, यानी कि वो अपने आप से स्टार्ट ना हो। अपने आप से जब स्टार्ट नहीं होता तो उसको क्या करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे धक्का लगाते हैं ना, कुछ लोग धक्का लगाते हैं तब वो स्टार्ट होती है, ठीक। अगर सपोज करो कि 5-6 लोग मिल करके धक्का लगाए, बहुत 1 सेकंड के लिए धक्का लगाए, तुरंत ऐसे लगा के छोड़ दें, ठीक है, कार स्टार्ट होगी, कार स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो उन 4-5 लोगों को क्या करना पड़ेगा, उन 4-5 लोगों को काफी देर देर तक धक्का लगाना पड़ेगा ना, कुछ टाइम तक धक्का लगाना पड़ेगा, 5 सेकंड 10 सेकंड, कुछ टाइम तक वो उसको उस एक कुछ फिक्स वेलोसिटी देंगे, कुछ फिक्स वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे, जो कि वो अपने आप से गेन करने में समर्थ नहीं है, ठीक है। तब क्या होगा, ये जो 4-5 लोग मिलकर के मान लेते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड इस वेलोसिटी से उसको काफी देर तक चलाए रखे, ठीक। उसको एक क्या मिल गया, सपोर्ट मिल गया, उसको एक सपोर्टिंग एक्सेलरेशन मिल गया, कितने का, 1 मीटर पर सेकंड का, ठीक। उसके बाद हमने उसको स्टार्ट किया,
तो वो जो 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी उसके पास पहले से थी, उसने हेल्प करी उसको स्टार्ट करने में, ठीक है, उसको स्टार्ट करने में, और उसके बाद फिर वो स्टार्ट हो गई आराम से। तो क्या हुआ, यहाँ पर कुछ टाइम की नीड है, टाइम की नीड है, ठीक है। यानी कि अगर फिक्स अमाउंट ऑफ फोर्स है, सफिशियंट अमाउंट ऑफ फोर्स है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए नहीं लगा, तब भी बेकार है, ठीक है, तब उसका कोई भी यूज हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैटर क्या कर रहा है, फोर्स के साथ साथ उसका टाइमिंग भी मैटर कर रहा है कि कितने टाइम के लिए वो फोर्स अवेलेबल है, ठीक। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे हम उसकी स्टेट को चेंज करना चाह रहे हैं, उसकी स्टेट पहले रेस्ट में थी, ठीक है, हम उसको मोशन में करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमको चेंज क्या करना है, इसके मोमेंटम को चेंज करना है, इस बॉडी के मोमेंटम को चेंज करना है। मोमेंटम को चेंज करने के लिए फोर्स के साथ साथ क्या जरूरी है, टाइम भी जरूरी है, ठीक है, फोर्स के साथ साथ टाइम भी जरूरी है। तो जब हम एक फिक्स टाइम के लिए कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं, तो उसका मोमेंटम क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही सेम इसके एक्सपीरियंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। जब क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आप क्रिकेट देख रहे हो, ठीक है, आप क्रिकेट देखें, तो क्रिकेट में क्या होता है कि जब बॉल आती है, ठीक है, मान लो यहाँ पे हिट किया बैट्समैन ने, बॉल आ रही है, यहाँ पे फील्डर है, ठीक है, ये इसको कैच करने जा रहा है। तो अगर ये जो बॉल डायरेक्ट जो हिट किया है और ऐसे जाकर के वो कैच करेगा, तो उसके हाथ में चोट लग सकती है, ठीक है। वो क्या करता है, पहले पकड़ता है, उसके बाद अपने हाथ को बॉल के साथ या बॉल की मोशन के डायरेक्शन में थोड़ा सा पीछे लेके आता। क्यों लेके आता, जैसे कि यहाँ पर उसने बॉल को पकड़ा, ठीक है, यहाँ पर बॉल को पकड़ा तो यहाँ पर पीछे लेके आएगा। क्यों, क्योंकि उसको एक टाइम प्रोवाइड करता है, उसको टाइम प्रोवाइड करता है, ठीक है, अपना फोर्स लगा के उसको रोकने की कोशिश कर रहा है बॉल को, और साथ में कुछ टाइम भी दे रहा है जिससे कि वो रुक सके। उसका जो मोमेंटम है, उसका जो मोमेंटम है, ठीक है, उसको चेंज होने के लिए कुछ टाइम भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, डेल्टा टी। अगर ये टाइम ना दे और डायरेक्टली ऐसे पकड़ ले, हाथ अपना नीचे लेकर के ना आए, तो उसको बहुत ज्यादा चोट लग जाएगी, ठीक है। तो वो नीचे लेकर के आता है, तो उतना फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाता है जिससे कि उसका मोमेंटम चेंज हो जाए और उसका इफेक्ट उसको डायरेक्टली, ठीक है, ना मिले। अब इसको हम मैथमेटिकली समझाएंगे तो ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक। तो न्यूटन सेकेंड लॉ जो है, न्यूटन्स जो सेकेंड लॉ है, वो यही बताता है, ठीक है, उसमें यही बोला गया है कि ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अप्लाइड फोर्स के, ठीक है, अप्लाइड फोर्स या फिर अनबैलेंस फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स, जो भी हम बोलना चाहें, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम हो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के, यही है न्यूटन सेकेंड लॉ। अब इसको जरा समझे हम इक्वेशंस के फॉर्म में, है ना, मैथमेटिकल इक्वेशंस के फॉर्म में। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, जब भी हम रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे तो ये होता है चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये टाइम में चेंज हमेशा होगा, टाइम रेस्ट रुकने वाली क्वांटिटी है नहीं, टाइम हमेशा चेंज हो रहा है। तो टाइम में चेंजिंग के साथ साथ क्वांटिटी में जब हम चेंजिंग देखते हैं, उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, ठीक है, किसका, मोमेंटम का, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफ एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के। अब यहाँ पर आप देखो, ठीक है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स कब ज्यादा होगा, जब मैं डेल्टा टी को क्या करूँ, ज्यादा करूँ, डेल्टा टी को जब मैं ज्यादा करूंगा तो ये फोर्स क्या होगा, ये कम होगा, ठीक है। तो जब मैं टाइम, थोड़ा सा टाइम दे दूंगा, ठीक है, गैप दे दूंगा इस मोमेंटम को चेंज होने के लिए, तो जो फोर्स का इफेक्ट है वो हमको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे बॉल को कैच किया और उसके बाद कुछ टाइम दिया, तो ये टाइम डेल्टा टी सफिशियंट अमाउंट में मिला, यानी कि डेल्टा टी बढ़ गया, डेल्टा टी बढ़ गया, तो ये जो फोर्स है ये क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, ये फोर्स क्या हो गया, कम। तो हमको उस बॉल को रोकने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब हम कम फोर्स लगाएंगे तो इजिली हम उस बॉल को कैच कर पाएंगे और हमको चोट नहीं लगेगी, ठीक। लेकिन अगर हम डायरेक्टली रोक लेंगे, टाइम बहुत कम देंगे, तो ये फोर्स क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा और हमारे हाथ में क्या लग जाएगी, चोट लग जाएगी, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, जैसे आप देखेंगे जब लंबी कूद होती है, ठीक है, क्या होती है, लॉन्ग जंप, ठीक है, यहाँ पर ऐसे होता है और ये एरिया होता है, मान लो यहाँ से कूदना है, यहाँ पे गिरना है, तो यहाँ पर जहाँ गिरा जाता है, यहाँ पर या तो यहाँ पर कोई बहुत भुरभुरी मिट्टी रख देते हैं, ठीक है,
सॉलिड मिट्टी नहीं होती वहां पर, उसको खोद करके कुछ अच्छी मिट्टी बना देता है ना, भुरभुरी मिट्टी, जिससे कि आप वहां पे गिरे तो आपको चोट ना लगे। यहाँ पे या तो फिर रेत डाल दी जाएगी, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या डाल दी जाएगी, रेत, ठीक है, बालू यहाँ पे रख दी जाएगी। उससे होगा क्या कि जब आप यहाँ पर आके कूद के गिरेंगे तो आप थोड़ा सा, आपका जो पैर है वो आगे बढ़ जाएगा या फिर जमीन में थोड़ा सा धंस जाएगा। तो उससे होगा कि जैसे ही आप गिरेंगे उसके बाद थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है, रेस्ट में आने के लिए, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएंगे। अगर यहाँ पर सॉलिड सॉलिड सरफेस होता तो आप डायरेक्टली यहाँ पे गिरते, ठीक है, और आपके पैर पे क्या होता, आपके पैर पे बहुत ज्यादा फोर्स लगता, ठीक है, तो हो सकता था वहां पर डैमेज आता पैर पर, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें करी जाती हैं। तो ये रियल लाइफ की एग्जाम्पल है। ये रियल लाइफ की एग्जाम्पल है जो हमको देखने को मिलते हैं। हम कैच पकड़ते हैं तब हाथ को पीछे करते हैं, हम जब लॉन्ग जंप में जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे लंबी कूद देखते हैं तो वहां पर ऐसा ये जो एरिया होता है इसको बहुत ज्यादा, ठीक है, सॉफ्ट रखा जाता है। उसका रीजन भी यही है ताकि हमको थोड़ा सा टाइम मिल जाए मोमेंटम को चेंज होने के लिए। जब हमको टाइम मिल जाएगा तो जो फोर्स है वो कम कम लगेगा, ठीक है, फोर्स कम हमको फील होगा तो उसका इफेक्ट भी कम फील होगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो कहाँ पर बेस्ड थे, जो चेंज ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड थे, ठीक है। अब हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ जा रहे हैं और वहां से हम देखते हैं कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन होता है F इज इक्वल टू ma, वो कैसे डिराइव करते हैं और उससे क्या क्या चीजें हम लोग कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये एक्सटर्नल फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स प्रोपोर्शनल किसके हुआ, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T के, ठीक है। अभी हम वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी अगर लगा देते हैं यहाँ पे डेल्टा P वेक्टर अपॉन डेल्टा T, तो ये क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा। डेल्टा P का मतलब क्या होता है, m डेल्टा B। अब ये भी हम लोगों ने देखा है ना, डेल्टा P की जगह पर लिखेंगे mb, तो ये क्या होगा, डेल्टा mb डिवाइडेड बाई डेल्टा T। अब m तो चेंज होने वाला नहीं है, हमने ये मान के चला है कि m चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो उसको हम कैसे लिखेंगे, प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा T, ठीक। और अगर इस क्वांटिटी को देखें तो ये क्या है, ये एक्सेलरेशन। हम लोग ऑलरेडी मोशन नाम के चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है F एक्सटर्नल प्रोपोर्शनल होगा m इंटू एक्सेलरेशन a की, ठीक है, या F एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टाइम्स m a, k टाइम्स m। हम फोर्स का यूनिट इस तरीके से रखते हैं कि ये जो k है कांस्टेंट, ये 1 हो, ये कितना हो, 1 हो, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करते हैं, इस F एक्सटर्नल को हम लोग 1 न्यूटन का फोर्स रखते हैं, ठीक है, 1 न्यूटन का फोर्स रखते हैं। कब के लिए, अगर बॉडी का मास 1 किलोग्राम हो और वो एक्सेलरेशन कितना अचीव करे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। तो ये कांस्टेंट कितना होता है, 1 होता है। तो जब मैं कांस्टेंट की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो हमको एक्चुअल रिलेशनशिप क्या मिल जाएगी, F इज इक्वल टू ma। तो ध्यान रखें कि अगर आपसे न्यूटन सेकंड लॉ पूछा जाए तो आप डायरेक्टली F इज इक्वल टू ma ना बताएं। आप क्या बताएंगे, आप बोलेंगे न्यूटन सेकंड लॉ क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो ये है न्यूटन सेकंड लॉ। और वहां से जब हमने डिराइव किया कंडीशन लगा करके कि मास हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तब हमको क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखूं, डेल्टा भी है, ठीक है। अगर मान ले पहले स्पीड u थी, बाद में t टाइम में क्या हुआ, चेंज होकर के कितना हो गई, v मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई, क्योंकि जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो u मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बाद में कितना हो गई, v मीटर पर सेकंड होगी। कितना टाइम लगा, अगर इसमें टाइम लगा t, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे F इज इक्वल टू m और a का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई t, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं, चाहे आप इसको याद रखें F इज इक्वल टू ma, चाहे आप इसको याद रखें कि F इज इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन टी, और चाहे आप इसको याद रखें, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना है, ठीक। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमको क्या बताना है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि जो चेंज इन मोमेंटम है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है।